मोहन गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका घर गांव में सबसे बड़ा था। मोहन की पत्नी कमला किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पांव तक सोने में लदी रहती थी। कमला, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। भगवान करे हमारी शोहरत और बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बढ़ेगी ही। एक दिन की बात है, मोहन गांव के पास के जंगल में आया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं काया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को गांव से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल केतकी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा गांव खा जाती चुड़ैल कहीं की। मोहन वापस मुड़ा ही था कि काया ने मोहन का एक बाल तोड़ लिया और काया वहाँ से गायब हो गई। मोहन शाम को घर आया और हमेशा की तरह खाना खाकर सो गया। आधी रात को वो उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कहीं नहीं। मोहन चुपचाप अपने बिस्तर पे गया और सो गया। कमला को ये सब अजीब लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। नहीं, आप कहीं गए थे। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। चल अब मैं जाता हूँ, मजदूरों को पैसे देने हैं। कमला परेशान थी। अगली रात फिर मोहन सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो जंगल वाले बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। नहीं, आप कहीं तो गए थे, मुझे सच सच बताइए। मोहन ने कमला को गौर से देखा। मोहन की आंखें लाल थीं। बोला ना कहीं नहीं, समझ नहीं आता क्या तुझे? ये देखकर कमला डर गई। मोहन वापस अपने बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात मोहन अपने बिस्तर से गायब हुआ तो कमला ने मोहन के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब मोहन लौटा, कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं। पर आप तो अभी बाहर से आए। बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं गया था। मोहन की लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मोहन के भाई और भाभी और कमला गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही मोहन घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने मोहन का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि मोहन जंगल की ओर चलने लगा और एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो चुड़ैल के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा कि एक लड़की पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जा लड़की। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी गांव में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में इस आदमी ने कब्जा किया है वो हमारा घर था। उस समय इस आदमी ने घर को खरीदना चाहा। मेरी माँ केतकी ने इसे मना कर दिया। सोच लो दीदी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने की लालच में इस आदमी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर के पीछे जादू टोने का सामान छुपाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। ये औरत चुड़ैल है, चुड़ैल। देखो, ये सारे गांव पर जादू टोना करती है। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को गांव से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी और कुछ सालों पहले वो मर गई। और बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो,
पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह गांव भर घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। लड़की की धमकी सुनकर सब के सब बाहर आ गए। सभी लोग रो रहे थे। मोहन पागलों की तरह चल रहा था। ये इसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को चुड़ैल के बांस का घर बनाया और एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनाया। अब वो चुड़ैल इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से मोहन गांव में पागलों की तरह घूमने लगा। काया का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था। भूतों का ढाबा। आयुष का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन आयुष के पापा सतीश घर लौटे तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। आयुष की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिलती। उस गांव में तो लाइट भी नहीं है। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है वहाँ पर। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले आयुष, सतीश और रेखा कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है। डर के मारे मुझे तो सुसु आ रही है। सतीश ने कार रोक दी। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें सुसु आ रही है। जाओ पहले सुसु करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती। जल्दी से जाओ, सुसु करके आओ। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना क्यों डर रहे हो? आयुष ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी पर पड़ा। आयुष डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है। रेखा और सतीश कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम सुसु करने जाओ। आयुष के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया। अब मैं आराम से सुसु कर सकता हूँ। आयुष पेशाब करने लगा और उसके मम्मी पापा कार में बैठ गए। आयुष पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। आयुष ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। आयुष ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, पापा चुड़ैल, चुड़ैल। आयुष के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है। मैंने अभी डिक्की खोल कर देखी थी। सतीश ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सतीश ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आयुष, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद आयुष बोला, पापा, सुसु करके पेट खाली हो गया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सतीश, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए।
2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में एक हंसिया था। वो आयुष के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए सर लटके हुए हैं और लड़की के पैर भी उल्टे हैं। आयुष, सतीश और रेखा का मुंह सूख गया। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा। सतीश पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए सिर निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। सतीश ने रेखा के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो हंसिए वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हमें लेट हो रहे, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की हंसिया उठाकर बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सतीश के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थीं। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सतीश ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सतीश ने एक झटके से लड़की के हाथ से हंसिया छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सतीश का परिवार कार में बैठ गया और सतीश ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सतीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सतीश ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सतीश ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस 1 प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन? वही
लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता तब वो बाहर निकलती, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाता और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आंखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो, आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होंगे और तुम ही मेरे रात का खाना।
नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक गांव था। वहाँ के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीरदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बगीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भीकू मरा है वो बगीचा वीरान ही हो गया है। वृक्षों का सूखना ठीक नहीं है। वहाँ किसी को रखवाली के लिए रख दीजिए जो सिर्फ उस बगीचे की देखभाल करे। मालिक, वो बगीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान ही पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ रखना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दो और खाने पीने के लिए राशन भरवा दो। पगार अलग से दे देंगे। जी मालिक, जी मालिक, आज ही किसी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। मनोरथ गांव में जाकर सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी चुड़ैल या भूत प्रेतों का वास है। क्या बकवास करते हो महिपाल? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाह उड़ाकर अच्छी खासी जगह को भूतिया बना देते हो। मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल का जिम्मा ले लेते? उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, जहाँ कहीं भी पड़ा रहूंगा। वैसे भी आजकल कोई काम ही ढूंढ रहा था, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का पुण्य भी कमा लूंगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देते हैं। तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है। दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी, यहीं बगीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं। यहाँ हैंड पंप भी है। ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। मुंशी जी ने राशन भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही भोजन कर लो, कल से बना लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, उस पर से मुंशी जी के यहाँ भरपेट पकवान खाकर तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात बीती थी, तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी। खोला तो कोई नहीं था। कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे से किसी की चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहाँ का भयानक दृश्य देखते ही उसकी घिघी बंध गई। वहाँ एक भयानक चुड़ैल बैठी हड्डियां चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। चुड़ैल को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे, किसी हट्टे कट्टे इंसान का। बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ। इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तुमने झोपड़ी बना ली। अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो यहाँ सिर्फ बगीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यहीं जमीन के नीचे दफन कर दिया था।
मैंने तो उन्हें कब का उन्हीं के ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए चंदू पर झपटती है। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा। वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या करूँ मैं? दादी ने बताया था कि चुड़ैल की सारी शक्ति उनके बालों में ही होती है। अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ, खाओ मुझे। वाह, तुम तो बड़े जल्दी काबू में आ गए। तभी चंदू ने लपक कर उसके बाल पकड़कर काट दिए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ चली गयी? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को ही दूंगा, वही तुम्हें अपने वश में करके ठीक करेंगे। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने लातों और घूंसों से उसको मारना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, पर मेरे बाल किसी तांत्रिक को नहीं देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी? बता, बोल। चुड़ैल भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बात बताई और उन्हें चुड़ैल के बाल दिखाए, तो चंदू की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। ठाकुर साहब का बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया।